हम्म। बैठ जा, बैठ जा, जल्दी बैठ। तू कहाँ टाल रहा था? तुम लोग बैठिए, वो उन लोग का व्यक्तिगत जीवन है। हाँ हाँ, बैठिए भाई। इनका क्वेश्चन है, पूरा क्लास वाले समझा। बैठिए, हम आपका क्वेश्चन सबको समझा। हाँ, लगा दीजिए, बैठिए। इस बाबू का क्वेश्चन है, समझिए। सारे लाइव सेंटर वाले, ऑल ओवर इंडिया वाले। लड़का कंफ्यूजन में है कि सर आप बताए थे कि राजा लोग अपने नाम के आगे, बड़े राजा अपने नाम के आगे सम्राट लगा देते। ये बेचारा कल जा रहा था, कोचिंग से छुट्टी हुआ तो कोई कोचिंग वाला प्रचार कर रहा था, अपने आगे लगवा दिया था फलाना विषय के सम्राट। कौन सी के सम्राट थे? अच्छा, मैथ के थे कोई। तो जो भी है भाई, तो इनका कहना है कि वो कैसे अपने नाम के आगे लगा दिए। वही कह रहे, क्या हम भी लगा सकते हैं? लगा लो भाई। ये सब चीजें सबको समझ में नहीं आती। टीचिंग कैरियर में, टीचिंग के एरिया में पता नहीं क्यों टीचर लोग को ऐसा लगता है कि हम प्रचार कर देंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारा 4-4 को बैच आ गया, कभी इंफॉर्मेशन नहीं दिए। यूट्यूब बायोलॉजी चल गया, ये सब चल, इंफॉर्मेशन नहीं दिए। आप खुद कुआं बनिए ताकि प्यासे लोग आए, समझे? अब अपना व्यक्तिगत है, हम किसी पे नहीं बोल रहे हैं, सबका अपना रहता है भाई। जब कोई कर रहा है तो इसका संवैधानिक अधिकार है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप इतना कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। हमको लगा बेचारा बहुत टेंशन में है। चलिए बाबा, आते हैं टॉपिक पे। ISPK। देखो भाई, इंडो ग्रीक कहां से आए थे सब? हिंदुकुश पर्वत के पास से। इंडो ग्रीक, उस जगह का नाम क्या था? बैक्टीरिया। 2 आक्रमणकारी आए और एक तो दूत आया था। 2 आक्रमणकारी और एक तो दूत, इसलिए इसे 2 चरण कर देते हैं, क्योंकि एक तो लड़ाई वाला था, एक तो वो वाला था। आक्रमणकारी में DM, बोलिए कौन कौन? डेमेट्रियस और मिनांडर, दोनों पिटा के चले गए लोग। और दूत कौन आया था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस किसका दूत था? आंतियाल का। ये तो समझा दिए थे। शक शासकों को कौन लतियाया था? यूची वंश वाला। मध्य एशिया में किसने लतियाया था? यूची वालों। लतिया के किसको भेज दिया भारत में? शक शासक। अभी देखिए, अभी आप अभी आराम से देखिए, यूची वंश वालों ने, ये भारत है लगभग में, भारत भाई उतना तो क्लियर हाथ से नहीं ना बन पाता है। यहां पर था यूची वंश। कौन था? यूची। इस असुरों ने लतिया दिया किसको? शक। कई भाग में लतियाए थे सब। हाँ, अभी मेन कहानी समझिए। शक शासक यहाँ के सेटल हो गए सब। एक कंधार में रह गया, एक तक्षशिला, एक मथुरा, उज्जैन, नासिक, बस गया सब। शक राजाओं को क्या कहा गया? क्षत्रप कहा गया। जब यूची वालों ने इनको मारे सब, तो देखा सब कि कहां गया है सब, अभी तक लौटा सब नहीं। तो यूची वाला इसके पीछे पीछे चला है। इसी को कहते कुषाण वंश। कुषाण वंश जो था ना, कौन थे सब? यूची वाला। एक तो बताइए, उसको मार के भगाया है सब, फिर उसके पीछे पीछे आ गया सब, देखने आया सब। इसका मतलब यहां से यूची वंश खाली हो गया होगा। यूची कबीला नहीं, यूची कबीला भी 5 था, उसमें से एक पीछे पीछे आ गया था यहाँ पर। तो अभी हम लोग कुषाण पे आए नहीं है, लेकिन यूची था, इसलिए हम आपको समझा दिए कि जिसको इसने, यूची वालों ने इसे मारा था, और उस पीछे पीछे ये कुषाण वाला आ गए थे सब। शक राजाओं को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते भैया? क्षत्रप कहते हैं। इसमें से जो कंधार वाला था शक शासक, जो अफगानिस्तान में, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तक्षशिला वाला का भी कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन तक्षशिला वाला राजा अपने नाम के आगे माउस लगाता था। क्या लगाता था? माउस। तक्षशिला वाला क्या लगाता था? माउस। राजा को क्या कहता था? माउस। मूस नहीं, चूहा वाला माउस नहीं। उनकी भाषा में माउस का मतलब कुछ और होता है। उतना क्या करेंगे जान के उसकी भाषा में क्या होता था। वो अपने राजा को के आगे क्या लगाता था? माउस। जबकि मथुरा वाला जो था, वो अपने नाम के आगे राजुक लगाता था। क्या लगाता था? राजुक। क्या लगाता था? राजुक।
अशोक का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? राजुक। राजुक युग तक प्रदेश शक्ति से शिलालेख में चर्चा थी। तो ये वाला क्या करता था? राजुक लगाता था। इस राजुक को थूरा कहाँ का शासक था? मालवा का शासक। और कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। 57 ईसा पूर्व में कब थूरा था? 57 ईसा पूर्व मालवा के शासक। 57 ईसा पूर्व मालवा के शासक ने यहाँ के शक शासक जिसे मथुरा के शक शासक जिसे क्या कहा गया? माऊ राजू, उसको थूर के क्या उपाधि धारण की? यहाँ आ गया उज्जैन। कौन वाला? उज्जैन। उज्जैन वाला, ये वाला चेष्टक कहा गया। इसे क्या कहा गया? चेष्टक। उज्जैन वाला चेष्टक। उज्जैन वाले को क्या कहा गया? चेष्टक। और नासिक वाले को कहा गया भूमिक। नासिक वाले को भूमिक, भूमिक कहा गया। अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। इसे क्या कहा? राजू। इसे माउस। इसका कोई खास नाम नहीं था। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या लगा देना? क्षेत्रप। क्या लगा देंगे? क्षेत्रप। इसमें सबसे योग्य कौन था? उज्जैन वाला। कौन वाला? उज्जैन। क्या कहा गया उसे? चेष्टक। क्या कहा गया? चेष्टक। उज्जैन वाला। इसमें सबसे प्रमुख शासक कौन था? रुद्रदाम। रुद्रदाम। शकों के साथ शक वंश का, यानी ये जो जितने शक हैं इनका खात्मा किसने कर दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कौन सी उपाधि धारण कर दी? विक्रमादित्य। बेचारा को ढोल बना दिया, से दोनों ओर से दूर रहा है। देखिए यहां से ढोल बनाया इसको मालवा के शासक ने, माउस को क्या उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। इधर आया इसने समूल नष्ट कर दिया। कौन सी उपाधि धारण कर लिया? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। आगे बढ़े। ये कौन बोलता है हैप्पी बर्थडे सर जी? किसका बर्थडे आज? अपना बर्थडे खुद में मनाओ। किसी को कोई दिक्कत है शक शासक में? आगे बढ़ जाए ना। शक लगभग कंप्लीट, बाकी सब बता दिए थे। यही थोड़ा सा बचा हुआ था राजा वगैरह के बाद। इसके बाद कौन आए थे सब? पहलव। पहलव के बाद कुषाण। कुषाण के बाद देखो भाई थोड़ा सा समझिए हिस्ट्री को, सब आपस में गुथाइल है। सब इंडो ग्रीक कहां से आया था? सब ये बैक्टीरिया यानी हिंदकुश पर्वत के। ये यूची वालों ने किसे लतियाया? इसी यूची के पास एक और थे, उन्होंने उनको भी लतिया दिया था पहलव को। किसे? पहलव। बहुत मरखा थे सब ये ससुरे यूची वाले सब। किसको भगा दिया? सब पहलव को। तो पहलव भी इधर से है, शक भी इधर से। इसी यूची वाला में से एक कबीला कुषाण वाला ये खुदे भारत में चला है। कहां चला है? भारत में चला है। और ये जो कुषाण वाला भारत में चला है, तो अभी भारत में सब चल रहा था। इंडो ग्रीक वाले भी कहीं कहीं थे सब, शक वाले भी थे सब, पहलव वाले भी थे सब, कुषाण वाले भी थे सब। तो ये जो आईएसपीके का काल है, आईएसपीके का एक साथ सब चल रहे थे। जिसको जो जगह मिला वो अपना कब्जा के चल रहा है। इस एरिया में ये मेनली ये वाला एरिया बताइए। ये तो ये छोटे से एरिया में इंडो ग्रीक वाला का था, बैक्टीरिया वाला एरिया। बैक्टीरिया वाला ना वो इधर से चढ़े थे जब विदिशा के पास, तब ना पुष्यमित्र सुंग थूर दिया था। उससे पहले तो नहीं थूरा था। तो ये किसका था? इंडो ग्रीक का था। उसके बाद शकों का तो समझ ही रहे, 4-5 जगहों पे था। पहलव छोटे मोटे बिखरे थे। कुषाण आया तो पूरी जगह पे फैल गया। कुषाण क्या हो गया? पूरी जगह फैल गया। तो आईएसपीके जो 4 वंश है ये पूरी तरह भारत में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। आईएसपीके जो था ये किसका, इसका सबसे प्रतापी मतलब सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन सा था? कुषाण। ये इतना योग्य बहादुर इसलिए था कि पहले ही से मरखा था। यहीं से इसने लतिया के भेजा किसको? शकों को, पहलवों को। इन्हीं के डर से भागे थे ये सब इंडो ग्रीक वाले। अब पीछे पीछे खुदे चलाया कौन? कुषाण। अब पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। पूरे भारत पर किसने? कुषाण। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? हाँ, इस कुषाण में अगर शासन किया तो इसका मतलब ये फिक्स समझिए कि कुषाण वंश के जितने राजा थे योग्य थे। और राजा अगर योग्य है तो उसका मंत्री भी योग्य होगा। लेकिन इससे पहले एक गलती किया जा चुका है सातवाहन द्वारा। कौन से द्वारा? सातवाहन द्वारा। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। कौन व्यवस्था? सामंती व्यवस्था का अनुसरण कौन कर रहे थे? कुषाण शासक। और इसी कुषाण शासक का एक बहुत महत्वपूर्ण सामंत था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। कौन से वंश की स्थापना करते? गुप्त वंश। किसका? गुप्त वंश। सब एक में लिंकेज, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सब आपस में क्या है? लिंक है। अब अगर देखिए तो हसीन मसूकसा, हसीन मसूकसा, मसूकसा सामंती व्यवस्था किसने चालू किया था? सातवाहन। लेकिन मौर्य वंश के बाद यहाँ पर कौन कौन आ गया भैया? आईएसपीके। आईएसपीके ये इंडो ग्रीक इन सब के डर के मारे इधर उधर से ये अपना क्षेत्रफल विस्तार के लिए आ रहे थे सब।
शकों को कौन लतिया दिया था? यूची वालों ने। पहला वाला डरे भागा था सब इधर में। कुषाण खुद यूची का था चलाया भारत में, और पूरी तरह भारत में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। क्योंकि इन लोग के धीरे 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 ये इधर पैरेलल बढ़ रहा था। देखिए ये इधर बढ़ रहा है पैरेलल, इधर इंडो ग्रीक के बाद शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण, ये धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है कि नहीं? समय के साथ साथ इधर बढ़ रहा है। उसी तरह ये मौर्य काल के बाद ये भी इधर बढ़ रहा है। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपस में एक ही टाइम पे आ गए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इधर से बढ़ रहा है, ये इधर से बढ़ रहा है। तो कुषाण वालों ने कौन सी सामंती व्यवस्थापन कर ली? सातवाहन की। और कुषाण राजाओं के ही अपने सामंत थे। कौन से? गुप्त शासक। और भारत में कौन सी वंश की स्थापना? गुप्त वंश। कौन वंश? गुप्त वंश। और यही गुप्त वंश वाला है। कौन? यही गुप्त वंश वाला है जो किसका सामंत था? कुषाण वंश का सामंत थे। कुषाण वंश के सामंत यानी अधिकारी। सामंत तो समझा दिए ना? कुषाण वंश के सामंत यानी अधिकारी ने ही कौन से वंश की स्थापना किया? गुप्त वंश। लेकिन उस वक्त भी इंडो ग्रीक थे, शक थे, पहलव थे, ये पैरेलल चल रहा था, जिसको जहां अपना अपना क्षेत्र मिला। इस गुप्त वंश में कई शासक आए। श्रीगुप्त आए, घटोत्कच आए, चंद्रगुप्त प्रथम आया, समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त, रामगुप्त आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया। चंद्रगुप्त द्वितीय कहा कि ससुराई कौन सी कर रहा है? सब खत्म, सब खत्म। क्या उसने कुषाण को भी खत्म किया? भैया कुषाण को तो पूरे पूरे घोट गया, क्योंकि कुषाणे का वो क्या था? सामंत था। कुषाण का क्या था? सामंत। तो कुषाण को तो ऐसे ले गया। पहले कोनो काम के नहीं थे, शकों का पूरी तरह से क्या कर दिया? नाश कर दिया। आप लिंक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या आप गुप्त काल को और कुषाण काल को अलग अलग समझेंगे? नहीं, ये इसी का क्या था? सामंत था। और इन सब, ये सबके लतियाने के पीछे किसका हाथ था? यूची। और खुद कुषाण किसका था? यूची का था। और कुषाण में से ही एक नया वंश निकला, कौन सा? गुप्त। अब भैया गुप्त में से भी तो सामंत रहेंगे सब ना? गुप्त में से सामंत नहीं रहेंगे सब? ओमे से चालुक्य, मालवा, गढ़वाल, ये सब बड़ी बड़ी निकले हैं सब यहाँ पर। तो ये सब भी आगे हम लोग समझेंगे लोग। अब स्टार्ट कौन सा करते हैं? पहलव। यह समझ में आ गया ना? पहलव को स्टार्ट करते हैं। शक में किसी को दिक्कत नहीं, शक में हम भरवा देते हैं, कुछ गलती मतलब नहीं लिखा था। शक शासक में लाइए तो मेटेरियल है क्या दूं, उसमें थोड़ा सा सुधार देते हैं। कोई दे दो भाई। एकदम लास्ट में है, मटेरियल देना पड़ेगा इसका, लोग का खत्म हो गया है। जल्दी को लिए लाइव वाले लोग कह रहे हैं कि सर सर्वर में जगह बढ़ा दीजिए। आप कहते हैं हम बहुत दिल वाले हैं। भैया दिल में जगह है, सर्वर में नहीं। बोलता है सर्वर में जगह बढ़ाइए। कहा गया है? इंडो ग्रीक हो गए सब, यूनानी हो गए, शक। शक को कोई क्या कहा गया था? सीथियन कहा गया। शक को क्या कहा गया? सीथियन कहा गया। उसमें देखिए कंधार लिखा है, इसमें तो लिखा ही हुआ है जी। तक्षशिला वाला पाकिस्तान था, पाकिस्तान लिखा ना, तक्षशिला में पाकिस्तान। यहां देखिए पेज नंबर 19 नीचे क्या लिखा है? तक्षशिला। शक राजाओं को क्षेत्रप कहा जाता था। ये भारत में 5 जगहों पर बसे। एक जगह कंधार। तो भैया उस समय अभी मत कहिएगा कि ये तो अफगानिस्तान है, उस समय भारत में ही था। उस समय अफगानिस्तान भारत में। उसके नीचे क्या लिखा है? तक्षशिला पाकिस्तान। ब्रैकेट में आगे क्या लिख देंगे? माउस। क्या लिखेंगे? देखिए माउस, चूहा वाला माउस नहीं, माउस, माउस हो गया। उसके बाद कौन सा है? मथुरा वाला का राजुक। मथुरा के राजा को क्या कहा गया? राजुक, राजुक। उसके बाद तो लिखा ही है उज्जैन वाला चेष्टक है यशुमती, हो गया। मथुरा वाला क्या कहलाएगा? राजुक। आप बताइए राजुक को किसने हराया था? किस शासक ने? मालवा के शासक। मालवा के शासक कौन सी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। पीडीएफ ब्लैक है, आगे सुधर जाएगा लाइव वाले आप लोग का। नासिक में उसमें तो लिखा ही, उज्जैन वाला का चेष्टक, मथुरा वाले का भूमि। मथुरा के राजुक शक को मालवा के शासक ने कब हराया? देखिए नहीं, 57 ईसा पूर्व पराजित किया। कौन सी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य उपाधि धारण। चलिए अब कौन सा आते हैं हम लोग नीचे? ग्रेगोरियन कैलेंडर छोड़ दिए, कैलेंडर बाद में बताएंगे।
कैलेंडर को बाद में बताएंगे। इधर आते हैं हम लोग, कौन सा, पहलव वंश। पहलव वंश में कैलेंडर जस्ट ये कुषाण खत्म हो जाएगा तो क्या बताएंगे, कैलेंडर। ISPK में ISPK एप्लीकेशन वाले आप लोग का पेज नंबर 21 के बाद जो होगा ये मटेरियल ब्लैक हो गया होगा, तो कोई टेंशन नहीं लिए, कल हम आपका मटेरियल डाल देंगे व्हाइट करके। उसको है तो ऐसा प्रिंट करने में गलत हो गया, लिख लिए ना। अब हम पहले क्या देख लेते हैं बउआ, पहलव, पहलव के बाद कुषाण, और तब हम लोग कैलेंडर देख लेंगे। पहलव में कुछ खास करना ही नहीं है भैया। देखिए पहलव जो थे सब यूची वंश के थोड़ा सा नीचे ईरान में रहते थे। कहाँ रहते थे, ईरान में। ईरान को पर्सिया कहा जाता है, फारस। ईरान को पर्सिया या फारस कहा जाता है। तो ये ईरान, पर्सिया या फारस से ये कहाँ आए थे, भारत में आए थे। पहलव वंश वाले बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डेवलप थे ये लोग, बहुत ज्यादा नहीं थे। इसमें गोंदोफर्मिस और मिथ्रेडेटस ये दो महत्वपूर्ण राजा हुए। लेकिन इनके समय ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था सेंट थॉमस। तो भारत में पहला ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला सेंट थॉमस किस काल में आया था, पहलव वंश के काल में। किस काल में, पहलव वंश के काल में आया था। नाम क्या था उसका, सेंट थॉमस। क्या हो गया, सेंट थॉमस। ये ईसाई धर्म के क्या थे, प्रचारक थे। ईसाई धर्म वाले जब अपना प्रचार करते हैं ना, तो वो इंसानियत वगैरह को बड़ा दिखाते हैं। आप भी देखिएगा ईसाइयों का अपना हॉस्पिटल, हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को तो ईसाइयों ने कंट्रोल करके रखा है। जो प्राइमरी मतलब इंटर तक का एजुकेशन है, या ये ईसाइयों के भरोसे CBSE बोर्ड चल रहा है। हाँ, ICSE बोर्ड। ओ माय गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट। हम लोग ईसाई स्कूल में पढ़े थे शुरू में CBSE बोर्ड में, तो यही प्रेयर होता था। आज जोड़ को, ओ माय गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, ऐसे करके कुछ होता था। भुला गया आदमी, अब आज से 30-35 साल हो गए, प्रेयर के लिए याद रहेगा। चलिए यहां समझिए, ये ईरान, फारस या पर्सिया के थे, जिस कारण इन्हें क्या कहा गया, पर्सियन कहा गया। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर, पाकिस्तान में ही है, पेशावर को बनाया था। इस वंश के संस्थापक कौन थे, मिथ्रेडेटस। कौन थे, मिथ्रेडेटस। इस वंश के योग्य शासक का नाम गोंदोफर्मिस। बोले थे दो ही राजा का नाम याद रखना है। मिथ्रेडेटस क्या थे, शासक, और इसके योग्य शासक गोंदोफर्मिस। पाकिस्तान के तख्ते गढ़ी से एक अभिलेख मिला है जो खरोष्टी लिपि में। आप बताइए ना, पाकिस्तान की जितनी लिपियां है किस लिपि में, तख्ते गढ़ी किसकी लिपि है भाई, किसकी, पहलव वंश का। तख्ते गढ़ी जो अभिलेख है वो किस वंश का है, कहा भाई, कुछ बड़ी लिख दिया है, गढ़ी होगा, गढ़ी, गढ़ी, ढी गढ़ी नहीं होता है, तख्ते गढ़ी, तख्ते गढ़ी अभिलेख मिला है, यह खरोष्टी लिपि में। इस समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट गैस हो गया है थॉमस, भर लीजिए, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस कौन आया था, सेंट थॉमस, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तख्ते गढ़ी और सेंट थॉमस आया था ईसाई धर्म का प्रचार वाला। भारत में पहला ईसाई मिशनरी कौन थे, सेंट थॉमस। ईसाई लोग में ना बहुत ज्यादा इंसानियत होती है, इंसानियत मतलब बहुत समझदार होता है। कत्ल करने के बाद मतलब बहुत ज्यादा देखे हैं, दलहौजी वगैरह थे सब, कितना यहाँ मारकाट मचाया था सब, बहुत सब, लेकिन उन सब का दिमाग बहुत तेज होता है, यह ईसाई सबका। मॉडर्न होते हैं, चम्मच चम्मच से खाने की व्यवस्था किसने लाया था, ईसाई। हम लोग ऐसे थोड़े खाते, पलथी मारो जमीन पे, ले थरिया चालू, वही सब लाया, सब डाइनिंग टेबल, ये सब के बेंच पर बैठ के पढ़ने की व्यवस्था उन्हीं ने लाया किया। हम लोग बोरा बिछा के पढ़ने वाला नहीं, बचपन में तो अच्छा तो अभी पढ़ रहा है सब। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद कौन सा था, कुषाण वंश। कुषाण चालू करें, कुषाण वंश के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण था कुषाण। कौन सा पढ़ना हम लोग को, कुषाण। कुषाण आए कहां सब थे, ये किस कबीला के थे सब,
यूची कबीला। ये जगह है यूची। कौन जगह है? यूची। यूची कहां पर है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया के सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम है आमू दरिया। क्या नाम है? आमू दरिया। मध्य एशिया का सबसे प्रमुख नदी आमू दरिया। ये इनका क्षेत्र आमू दरिया के आसपास था। बहुत बड़ी नदी है आमू दरिया नदी। ये आमू दरिया नदी में यूची कबीला था जिसमें 5 गुट थे। यूची कबीला में कितने गुट थे? 5। ये बहुत ही मरखा थे सब, अगल बगल वालों को मार मार भगाते रहते थे सब। जिसमें यहाँ पे देखेंगे इंडो ग्रीक वाले सबसे हुआ, पहलो से हुआ और शक वालों से हुआ। ISP इंडो ग्रीक वाला इन्हीं सबसे डरे रहते थे सब। शक वालन को तो लतिया दिया, पहलों वालों को भी सब नहीं छोड़ता था। इसी में से सचुरा आ गया कौन? कुषाण। कौन आ गया? कुषाण वंश। कुषाण वंश जो थे इसके संस्थापक थे कुडुल कडफिसस। कौन थे? कुडुल कडफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कडफिसस। कुषाण के संस्थापक कुडुल कड। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का? तांबे का। लेकिन तांबे का सिक्का का इनका नाम थोड़े न होने वाला है। तांबा का सिक्का मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन था? अब तांबा का सिक्का चला दिए तो कौन पूछता है आपको? तो तांबे का सिक्का कुषाण वंश के किस शासक ने चलाया था? कुडुल कडफिसस। इसके बाद आया भीम कडफिसस। कौन आया? भीम कडफिसस। कुषाण के बाद भीम कडफिसस। भीम कडफिसस जो था वो शंकर जी का बहुत बड़ा पुजारी था। शैव वंश को मानता था। किसे मानता था? शैव संप्रदाय को मानता था। शैव शंकर जी का, भोलेनाथ का। तो इसे जो था ये भीम कडफिसस था, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा योग्य नहीं था। तो कुषाण वंश में शुरुआत के जो 2 राजा थे वो कुछ खास काम के नहीं थे। क्या क्या नाम था भैया? कुडुल कडफिसस और भीम कडफिसस। ये कुछ खास काम नहीं किए। इसके बाद आया कौन? कनिष्क। कौन आया? कनिष्क। कनिष्क आया, बहुत ही योग्य शासक था। कहा कि भाई हम कनिष्क जो है बहुत ही योग्य शासक थे। इसने 78 ईस्वी में, कब थे? 78 ईसा पूर्व खत्म। ईसा पूर्व खत्म। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अब यहां से आपको डेट बाय डेट पढ़ना है। 1840 में ही है, 85 में है, 86 में, इस टाइप का अब आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको जरूरी हो गया। ईस्वी से पहले वाले में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हेल गए अब इंपॉर्टेंट हो। 78 ईस्वी में क्या कराया? अपना राज्याभिषेक कराया। क्या कराया? राज्याभिषेक कराया। और ये राज्याभिषेक के समय में इसने कैलेंडर जारी किया था, कुषाण कैलेंडर। कौन कैलेंडर? कुषाण कैलेंडर। लेकिन कुषाण कैलेंडर को चोरी कर लिया किसने? शक राजाओं ने। किसने चालू किया? चोरी किया। क्या जब कुषाण वंश की स्थापना हो रही थी तो शक खत्म हो गए थे? शक तो कुषाण वंश के बाद तक थे। सबसे कुषाण वंश खत्म हो गया था क्योंकि खुद इसके सामंत ने कुषाण को तोड़कर गुप्त वंश स्थापना कर दिया था। लेकिन तब तक कौन चल रहा था? शक चल रहे थे। और ये गुप्त काल चल रहा था। श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने शकों को मारा। इसका मतलब रहा कि कुषाण वंश बाद में आया और पहले निपट गया। शक पहले आया, बड़ी देर तक रहा। और ये सब ससुरा चोरी कर लिया सब कुषाण का कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? कुषाण का कैलेंडर। और वो चोरी करके क्या कहता है सब कि मेरा कैलेंडर है। और ये ऐसा झूठ बोला कि आज भी लोग बेचारा कुषाण के कैलेंडर को शक संवत कहते हैं। संवत मतलब होता है कैलेंडर, शाका कैलेंडर। इंग्लिश वाला को एगो अक्षर ए होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में एगो ए जो है ना, ए बहुत खलिया अक्षर है, किसी के आगे आ जाता है। राम लिखना है, वो है कुछ नहीं, राम है। समझ में गया? सब में ए आ जाता है। तो शक कैलेंडर को शक बोलना चाहिए ना, तो उसमें ए आ जाता है, शाका कैलेंडर। क्या बताइए भैया, शक कैलेंडर शकों ने बनवाया था? किसने बनवाया था? चोरी करके झूठ बोल दिया। यहाँ पर झूठ बोलना भी अपने आप में एक कला है। मोनुपुलेट करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपको मोनुपुलेट करना नहीं आता है इस दुनिया में तो बहुत कम सक्सेस होंगे, क्योंकि आज के वक्त में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आप बेगुनाह हैं। समझ में? हिटलर ने कहा था अगर एक झूठ को 100 बार बोलने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? सच। एक झूठ को 100 बार बोलिएगा तो सच हो जाए। इसका एग्जाम्पल आपको देखते हैं। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन क्या हमको सत्ता मिल गई थी 1947 में? अंतरिम सरकार मिली थी, लॉर्ड माउंटबेटन के देखरेख में काम कर रहे थे। भारत में चुनाव पहली बार कब हुआ? 1951 से चालू हुआ 52 में। तो आप 51 मान लीजिए चालू हो गया था। यहाँ पे संविधान लागू हुआ 1950। 51 में पहली बार चुनाव हुआ। अभी क्या चल रहा है? 2021। यानी नियमतः मतलब ओरिजिनली सरकार चलते हुए ये जो भारत की सरकार है वो 1951, क्योंकि 50 से संविधान लागू हो गया, अंग्रेज लोग खत्म हो गए,
कब से चालू होने लगे? 51 से। अभी कम चल रहा है? 21। क्या चल रहा है? 21। कितना साल हुआ? हाँ, 70 साल। क्या हो गया? 70 साल। सुने, 70 साल में मोदी जी कितना है? 6 साल। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल। मोरारजी देसाई 2 साल। यानी मोटा मोटी 15 साल कुछ अन्य लोगों ने भी शासन किया। और अभी टीवी डिबेट में एक बात जरूर सुनते होंगे, 70 साल से कांग्रेस लूट रही है, 70 साल से लूट रही है। अरे भाई साहब, 70 साल से मतलब इसमें मोदी जी भी आ जाते हैं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी आ जाते हैं, इसमें मोरारजी देसाई आ जाते हैं। और हद देखिए, गधों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि 70 साल जोड़ कहां से रह रहे गधा कहीं का। सब 14 से तो मोदी जी हैं। इसका मतलब देखो कि जिसके अंदर आज के वक्त में मोनुपुलेट करने की क्षमता है, अपनी बातों को मजबूती से रखने की क्षमता है, उसको लोग वही जीतेगा इस समाज में, वही। यानी अभी क्या है कि आपको बात करने की क्षमता आ जाए तो आप समझिए। आप बताओ, और उन गधों को पते नहीं है। इसीलिए कांग्रेस वालों का ये हाल हुआ है, गलत नहीं हुआ है। दे डिजर्व इट, वो इस लायक हैं बताओ यार, उनको ये नहीं पता कि हम 70 साल शासन नहीं किए हैं। बेचारा गाड़ी सुनता है, 70 साल से ये किया, 70। अरे यार, अगर हमको कोई कहेगा खान सर 50 साल से पढ़ा रहे हैं, 50 साल से, हम कहते नहीं भैया आप 50 साल के नहीं है, बोल तो सकते हैं। उनका तो को पता ही नहीं है। यहाँ पर यही हाल हो गया किसके साथ? शक संवत के साथ। बेचारा शक संवत शकों का था ही नहीं, वो किसका था? कुषाण का। किसने उठा लिया? शक ने नाम रख दिया, शक कैलेंडर, जबकि सबको पता है कि इस कैलेंडर को कनिष्क ने चालू किया था, और कनिष्क शक का था ही नहीं, तो भैया कैलेंडर कैसे शक हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए शिक्षा बजट को, शिक्षा ज्यादा, देखिए पढ़े लिखे लोग ना बड़ी होशियार होते हैं, ये सब चीज में नहीं पढ़ता है सब। अब बताइए 70 साल से कौन समझ में आ रहा है आप लोग को? 70 साल हम लोग को कोई मतलब नहीं है भाई राजनीति से, बट आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से क्या किया जाता है। हिटलर ने ये नीति को अपनाया था। एक झूठ को अगर 100 बार बोलिएगा तो क्या हो जाता है? वो सच लगने लगता है। जैसे आप लोग को ये सच लगने लगता होगा कि लड़कियों को दिमाग कम होता है। सच लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि एक झूठ को कितनी बार बोला जा रहा है? 100 बार। इसलिए आप लोग को भी अब बिलीव होने लगता होगा कहीं ना कहीं हम हैं एक झूठ को 100 बार बोलते हो। समझ में गया कि नहीं आ गया? चलो भैया अब आगे समझते हैं। कनिष्क ने कब अपना राज्याभिषेक कराया? 78 ईसा पूर्व ईस्वी में। कौन सा कैलेंडर जारी किया था? कुषाण। लेकिन उसका सबसे ज्यादा चोरी किसने किया था? इस कैलेंडर का नाम क्या हो गया? शक संवत हो गया। कनिष्क बहुत ही योग्य शासक था। इसके दरबार में एक से एक विद्वान रहते थे। चरक नाम के विद्वान रहते थे, पार्स नाम के विद्वान रहते थे। इवन पार्स बहुत ही वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही कहा था कि बौद्ध धर्म अब थोड़ा लड़खड़ा रहा है, आप एक और संगीति को कर दीजिए। तो पहली सदी में पार्स के सलाह पर, पहली सदी में पार्स के उसने कौन सी संगीति चालू किया? चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितनी भाग में बटा? कौन कौन? हीनयान और महायान। हीनयान एकदम पुरानी शाखा कि हम बौद्ध धर्म में कोई चेंजिंग नहीं कर। महायान कहता है कि नहीं भैया, बौद्ध धर्म हम अपना लिए हैं, माने सोना का सिकड़ी भी पहन सकते हैं, चेन भी पहन सकते हैं, तनी मनी मदिरा भी ले सकते हैं, मांस भी खाने का मन रहा है कर सकते हैं, आखिर ये हम ही लोग के लिए तो बना है। और उसके बाद आया ब्रजयान, कहा कि मना क्या चीज है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही तो सब चालू कर दो यहाँ पे। तो बताइए, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क ने कहां पे किया था? कुंडलवन। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर को बनाया था। किसे बनाया था? पुरुषपुर। पेशावर यानी पुरुषपुर। लेकिन मथुरा को उसने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। मथुरा को क्या बना दिया? सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। मतलब वहां पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह सब कराने का काम कहाँ करता था? मथुरा में। जबकि पुरुषपुर पेशावर में क्या करता था? राजधानी। और मथुरा में सांस्कृतिक राजधानी। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ किया था? कुंडलवन। किसके कहने पर? पार्स के कहने। पार्स उसके दरबार में बहुत ही बड़े दार्शनिक विद्वान थे। चरक उसके समय के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी किताब थेसिस लिखी थी, चरक संहिता। प्लास्टिक सर्जरी, टाका उका मारने का काम बहुत बेहतरीन करता था चरक, उनके दरबार में थे। अश्वघोष वो कहां से उठा ले गया? पटना से। उनके दरबार में अपने कवि थे वसुमित्र। क्या थे? वसुमित्र। नागार्जुन, एक से एक विद्वान थे। किसके काल में? कनिष्क। नागार्जुन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया?
मतलब हर चीज एक दूसरे के रिलेशन में क्या कर रही है, गति कर रही है। ऐसा ही सिद्धांत को इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड का एक वैज्ञानिक दिया, नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन नाम था। आइंस्टीन ने भी वही सिद्धांत दिया जिसे पहले किसने दे दिया था, नागार्जुन। इसलिए भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, नागार्जुन। चरक क्या चीज था, डॉक्टर। चरक क्या था, डॉक्टर। वसुमित्र उसके आगे बहुत बड़े कवि थे, वसुमित्र। पार्स बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो पार्स किसके दरबार में, पार्स, पार्स, चरक, नागार्जुन, वसुमित्र। इसने देखा कि भाई कनिष्क ने देखा कि भैया हम तो पेशावर ले लिए, मथुरा ले लिए, तो इनसे आगे बढ़ जाते हैं तो बिहार में आ जाते हैं। कही लिए जी, बिहार में इसने आ गया पाटलिपुत्रा पे आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण किया, पाटली। और यहाँ महात्मा बुद्ध जिस बर्तन में भिक्षा मांगते थे, भिक्षा पात्र, उस भिक्षा पात्र को उठा ले गया। कहा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब सोचिए ना, राम जी का धनुष अगर किसी को मिल जाए और कितना इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो भगवान जो थे भाई, उनका खुद का यूज किया हुआ सामान अगर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या बात है। अब बशर्ते ये है कि आप उस भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नहीं समझे। ये बड़ी खराबी होती है हिंदुस्तान वालों में। जिस भगवान को मानेगा उस भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करेगा, और जिस भगवान को नहीं मानेगा उसका दिल से बेइज्जत करने में लग जाता है। अरे भाई क्या जरूरत है तुमको करने की, जो उसे मान रहा है वो पागल नहीं है, समझे। देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात, एक बात बताते, कोई चीज सही गलत नहीं होता है, ये होता है कि आप उसे कितने दिन से यूज कर रहे हैं। अगर आपको अगर सांभर, इडली ये सब खिलाया जाएगा, डोसा वगैरह, पेट भरेगा, केला का पत्ती में भरेगा, खाने नहीं खा पाएंगे। लेकिन बचपन से ही साउथ वाला क्या कर रहा है, उसी में, उसके लिए वही अच्छा हुआ, आपका विरोध कर देगा। हम लोग लुंगी पहन के, कोई कहेगा बाहर निकलो ना, निकलेगा कोई? वो लुंगी पहन के राष्ट्रपति भवन में जाते हैं हमारे वेंकैया नायडू। तो वो बचपन से जिसको देखे हैं इंसान, उसी को सबसे अच्छा समझता है। तो हम दुनिया का कोई व्यक्ति जिसको देखता है बचपन से, उसको लगता है कि नहीं यही सही, बट उसके अंदर शिक्षा इतनी नहीं है जो उसको ये समझ सके कि भैया हम उसको अपनी फैमिली में रख देंगे, वो किस धर्म को फॉलो करेगा, इस्लाम धर्म, हम उसका फॉलो ना करने देंगे। हम ना करने देंगे उसको। यहाँ पे तीन चीज में कभी किसी को मत जाने दीजिएगा, धर्म, राजनीति, लड़की के चक्कर में चौपट हो जाएगा वहां पे। उसको सब चीज में रखिएगा। लेकिन अगर हम उसी बच्चे को उठा के किसी पंजाबी सरदार के यहाँ भेज देते हैं, किस धर्म को फॉलो करने लगे? अब बड़ा हो के वो किस धर्म का फेवर करेगा, किसके लिए लड़ जाएगा? सिखों के। लेकिन अगर हम उसी लड़का को उठा के किसी हिंदू परिवार में भेज देते हैं, टीका लगाता, किस धर्म को फॉलो करने लगे? हिंदू धर्म। किसके लिए लड़ता? किसी के यहाँ नहीं भेजते, मदरसा में भेज देते तुम। जिहाद। कौन बोलेगा रे हमरे आगे? तो भाई साहब ये है, हम कितने दिन से किसी चीज को यूज कर रहे हैं। इस सब पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा का बात है, जो जिस परिवार में रहता है उसी को एडॉप्ट कर लेता है। तो कनिष्क के दरबार में कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा प्रीफर किया था, और इसी क्रम में वो कहां आया था? पाटलिपुत्रा। और क्या उठा ले गया पाटलिपुत्रा से? भिक्षा पात्र उठा के ले गया। महात्मा बुद्ध जिसमें भिक्षा मांगते थे उसी में से भिक्षा पात्र उठा के लेके चला गया। और यहाँ का सबसे प्रमुख विद्वान अश्वघोष को भी कहां लेके चला गया? पाटलिपुत्रा, अपने यहाँ लेकर चला गया। अश्वघोष की पुस्तक का नाम बता सकते हैं? अश्वघोष की पुस्तक का नाम बीच में नहीं, कौन खड़ा होकर कौन बताएगा? मेन बुद्ध चरित है, ठीक, एक उसको याद रखिएगा। बुद्ध चरित वाला नहीं भूलिएगा, बहुत पूछता है। अश्वघोष ने कौन लिख दिया था? बुद्ध चरित। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नहीं दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ लेके चला गया कनिष्क। कनिष्क के समय में ना नाशपाती की खेती पहली बार प्रारंभ हुई। कनिष्क के समय ही एगो अरब वाला आया था, अरब का नाविक वहां पर, और उसने मानसून की खोज कर दिया। कौन ने खोज किया? मानसून की खोज। अरब यात्री ने किसकी खोज कर दिया? मानसून। तब ये आलू वगैरह वगैरह इस सब की खेती यहाँ पे चालू हुई थी कनिष्क के काल में। कनिष्क ही बहुत ही योग्य था। कनिष्क के काल में सोना का बहुत बड़ा ढेर मिल गया हिंदुकुश पर्वत के पास, इसलिए कनिष्क ने सोना का व्यापार बहुत ज्यादा किया। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में, कनिष्क के काल में ही निकाला गया था। याद है, समझ में आया कि नहीं?
कनिष्क ने इस सोना के दम पर बहुत ही ज्यादा व्यापार को बढ़ा दिया, व्यापार को बहुत बढ़ाया और इस व्यापार को उसने रोम तक ले गया। देखिए यहाँ से, चूंकि ये सब ससुरे आए थे सब कहां से, यूची, इसलिए यहाँ से इनका रिलेशन था ही और यहाँ भी रिलेशन रहेगा। कैसे, जैसे आपकी माताजी का शादी हो जाएगा तो ससुराल आ जाएंगी कि नहीं, तो आपका रिलेशन आपके ननिहाल से हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो दोनों जगह से ननिहाल हो जाता है। वैसे इसके लिए ये जाना पहचाना जगह था और ये मध्य एशिया से जस्ट इधर आ जाता है मिस्र। क्या आ जाता है, मिस्र। तो इसका व्यापार किससे ज्यादा हो जाता था, मिस्र से। किससे हो जाता था, मिस्र से। इसकी जानकारी दिया गया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक किताब में। कौन बकवा लिखा इसको पता नहीं। अज्ञात की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से यह पता चलता है कि कनिष्क का व्यापार सर्वाधिक किस देश से था, मिस्र से था। किससे था, मिस्र। अब एक खराबी समझो भाई, अगर व्यापार में कोई दूसरा आदमी टांग लड़ाता है तो उससे दुश्मनी हो जाती है, ये जेन्युइन बात है। आपका दुकान अगर मान के चलिए सोनार है, आप सोने की दुकान खोले, बगल में होटल खुल जाएगा, आपको तकलीफ होगी? बगल में एगो सोनार खोल लिया हो जाएगी। इसका मेन व्यापार कहां चलता था, मिस्र में, और इसमें हाथ मार दिया चाइना। कौन हाथ टांग लड़ा दिया, चाइना टांग लड़ा दिया। नक्शा कहां है जी, दिख रहा है ये वर्ल्ड में, धुंधला दिख रहा है। हम जगह बना देते हैं डार्क करके, क्या कीजिएगा भाई, थोड़ा सा धुंधला। ये जगह कौन सा है भैया, इंडिया। यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे, कनिष्क। ये जगह बोलिए तो चाइना, और ये वाला एरिया मिस्र। मिस्र ये जगह हो गया मिस्र, तो ये हो गया मिस्र, ये हो गया इंडिया, ये हो गया चाइना। यहां से मिस्र के लोग सोना से भी ज्यादा अब वैल्यू देने लगे रेशम के कपड़े को। किसे का कपड़े को, रेशम। और उस वक्त रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी केवल और केवल चाइना के पास, और रेशमी कपड़ों का मांग इतना बढ़ गया कि राजा भी रेशम का नहीं देखते, एगो तिरपाल ओढ़ले रहता है सर राजा, वहां पे उस ऊपर से तिरपाल ओढ़ले रहता वहां पे। वहां की यूरोप में देखिएगा ना, अमेरिका वगैरह में, तो वहां लड़की सबका जब शादी होता है ईसाई सबका, तो कपड़ा पहन लेंगी सर, एगो यहाँ से तिरपाल बांध लेगी सर, लसराते चलेगा, उसको गाउन बोलती है सर, तिरपाल टाइप का रहता है, वो सब रेशम का होता है। तो रेशम का व्यापार चीन बहुत बढ़ा दिया, और रेशम को ले आने के लिए इसने दो दो रास्ते को बनाया। एक ऊपर से रेशम मार्ग जाता था और एक समुद्र से जाता था रेशम मार्ग। तो चीन का रेशम मार्ग से किस चीज का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था। और यह व्यापार कहीं ना कहीं कनिष्क को टक्कर देने लगा था, क्योंकि सोना के बाद अब सोना सारे लोग नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। दूसरा, सोना किसी खास मौके पर खरीदा जाता है, लगन में, दीपावली में शुभ होता है, ऐसे चल। लेकिन ये सब कपड़े तो कोई कभी भी खरीद सकता था वहां पे। अब कनिष्क कहा कि अब क्या करें, रेशम हमें भी चाहिए होता है। तो चाइना वालों से कहा कि रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी हमें भी दे दो। कहा कि नहीं देंगे, क्या कर लोगे यहाँ पे। तो कहा कि रुक बताते तोरा क्या कर लेंगे हम यहाँ पे। हम बौद्ध धर्म को मानते जरूर है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो एक अहिंसा पढ़ाया गया है ना, उसको हम कतई नहीं मानते हैं। कहा कि तू, अब देखिए, नीचे में कनिष्क की नौसेना मजबूत नहीं थी, कनिष्क की नौसेना मजबूत नहीं थी। ऊपर वाला इस रेशम मार्ग पर कनिष्क ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और वहां के जितने व्यापारी थे उनको पकड़ के ऐस मार मारा ना, इतना मार मारा, कोई नहीं बोल रहा था कि बनता कैसे है, बस मार रहा था। वो कह रहा कि छोड़ेगा तब तो बताएंगे कैसे बनता है। मार मार के रद्द कर दिया और कहा कि हम तुमसे बस रेशम न पूछ रहे थे, आज के बाद इधर से एक्को को रेशम की बैलगाड़ी गुजरी या काफिला गुजरा तो उसमें से मेरा टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। समझ में गया कि नहीं क्या। ये वही चाइना केवल और केवल कनिष्क की भाषा समझता है। वहां जाके नेहरू की तरह हम लोग 62 में लड़ाई में और गलवान में घुस गया तो कोर कमेटी की बैठक करेंगे, यहाँ पे नहीं मानेगा। यहाँ पे थूर थार को रद्द कर दीजिए, भय बिना प्रीत का है। यहाँ पे जब तक डरेगा नहीं तब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है। यहाँ पे ऐसे कनिष्क की तरह थूरना चाहिए, चाइना को आराम से समझ जाएगा। वहां गलवान वगैरह उसको हम लोग को धमकी देता है चाइना, ओपेन बोलता है वहां का विदेश मंत्रालय की भारत को 1962 नहीं भूलना चाहिए। अरे जयशंकर प्रसाद हमारा विदेश मंत्री, एक बार बोलिए ना कि चाइना को, कनिष्क को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आपके मुंह में दही जमा हुआ है। हम विरोध करेंगे तो लोग हमारे विरोध करने लगता है, तो मोदी जी को समझाएगा। अरे मोदी जी हैं, विष्णु भगवान थोड़े हैं। हाँ, यहाँ पे हमारी बेइज्जती कोई करेगा।
देखिए हमारी इज्जत करो, हमारी इज्जत करो मत करो, हमारे देश की इज्जत करो, हम तोरा इज्जत करेंगे। हमारे देश पे उंगली उठाएगा ना सोचो हम कुछ भी कर देगा आदमी। यहाँ पे भारत को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यहाँ भुला गए तो व्यापार रेशम ले आता था, पहुंचा देता था, लीजिए हम लेके जाएंगे यहाँ पे। तो रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला शासक कनिष्क बेचारा को बर्बाद कर दिया पूरा व्यापार वहां से। कनिष्क ने यहाँ से रेशम ले लिया था। कनिष्क बहुत ही योग्य शासक था, उसकी योग्यता में आप कहीं से कोई उंगली नहीं उठा सकते, बहुत ही योग्य था। इसकी थल सेना ज्यादा मजबूत थी वनस्पत की इसकी नौसेना की। कनिष्क बहुत ही विद्वान भी था। इसके समय में मतलब बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा प्रचार हुआ और इसमें बौद्ध धर्म को ये किस शाखा को मानने लगा था? महायान शाखा को, हीनयान को नहीं मानते। खुद इसके जो नागार्जुन थे वो शून्यवाद को मानने लगे थे। किसको मानने लगे? शून्यवाद। बाद में धीरे धीरे इसके जो मतलब आगे उत्तराधिकारी आए लोग वो उतने योग्य नहीं आए लोग, जिस वजह से किसी भी वंश का तो पतन होना तय है। इसके जो उत्तराधिकारी आए वो योग्य नहीं थे, वासुदेव वगैरह छोटे मोटे राजा हुए, जिस वजह से इसके खुद के सामंत जो थे वो ज्यादा क्या होने लगे? बढ़ने लगे। सामंत लोग क्या होंगे? बढ़ने लगे, क्योंकि इसके कुषाण के राजा उतना मतलब डेवलप नहीं थे, इसके वंश के आगे वंश वाले उतना नहीं आगे बढ़े, तो इसके सामंत ही क्या होने लगे? आगे बढ़ने लगे। इसके कई सामंत कुषाण वंश से अलग हो गए। जो इतना बड़ा एरिया था ना कुषाणों का, तो कुषाण वंश के कुछ सामंतों ने इधर से अलग हो गए, कोई सामंत इधर से अलग हो गए। इसमें 3-4 सामंत अपना अपना क्षेत्र लेके क्या कर लिए? अलग कर लिए। सामंतों के पास जमीन होती थी कि नहीं होती थी? ये जमीन किस रूप में आती थी? वेतन के रूप में। तो छोटे मोटे सामंत इससे अलग होने लगे। इनफैक्ट इससे बहुत सारे सामंत अलग हुए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सामंत निकला गुप्त वंश। कौन वंश? गुप्त वंश। देखते देखते कुषाण वंश धरा का धरा रह गया, उसके जगह पे खड़ा हो गया कौन सा वंश? गुप्त वंश। और गुप्त वंश में एक से एक योद्धा, एक से एक वीर शासक आए, जिसमें 2 सबसे प्रमुख था। एक का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कहा था कि अगर हमसे हमारे ऊपर के सीनियर यानी कुषाण कौन थे? कुषाण। गुप्त के लिए तो सीनियर कौन हो जाएगा? कुषाण। अगर थल सेना को जीत सकते हैं तो मैं नौ सेना को जीत सकता हूं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कह दिया, और कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी दक्षिण भारत में भी उसका पूरी मजबूती से पकड़ हो गया धीरे धीरे। तो देखिए कनिष्क तो खत्म हो गया, इसके जगह पे कौन आ गया? गुप्त। और गुप्त आया तो इधर वालों को सबको क्या कर दिया था? साफ कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2-2 कैलेंडर समझिए। ये राज्याभिषेक के समय कौन सा कैलेंडर चालू किया भाई? शक संवत। कितने ईस्वी में? और ये मालवा के शासक ने ये मथुरा के शक शासक को कब हराया था? 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। इस समय इसने विक्रम संवत बना दिया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके विक्रम संवत। यानी शकों से 2-2 चीजें रिलेटेड। विक्रम संवत कौन सा संवत? कब आया था? 57 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और आया एक तो शक संवत। हकीकत में क्या ये शक संवत है? 78 ईस्वी, एडी बोलते हैं, एना डामिनी। मेरे ईश्वर के साम्राज्य में ईसाई लोग का मानना है कि जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तब से लेके आज तक ईसा मसीह अभी भी जिंदा है, वो मरे नहीं है। तो कौन बोलता है कि उसका भगवान मरा हुआ है? हिंदू बोलता है क्या राम जी मर गए? उनका भी तो, उन्होंने तो केवल इस धरती लोक को छोड़े हैं, है कि नहीं? धरती लोग को छोड़। तो इनका कहना है कि हमारे ईश्वर के साम्राज्य में। अभी सब चीज किसके साम्राज्य में चल रहा है? ईसाई लोग। तो एडी में हुआ। तो भारत में 2 महत्वपूर्ण कैलेंडर कौन कौन? शक संवत और विक्रम संवत। पुराना कौन है? ईसा मसीह के जन्म से पहले ही क्या है? कौन? विक्रम संवत। ईसा मसीह के जन्म के बाद आया शक संवत। लेकिन विक्रम संवत को बहुत यूज करना मुश्किल हो गया, शक संवत को यूज करना मुश्किल हो गया। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। कौन महीना याद रखता है इसको? फागुन चल रहा है, 12 महीना हो गया कि नहीं? कोई छूट गया था क्या इसमें? अरे लगभग चल गया। इसका यूज कौन आता है? दादा दादी लोग बताते थे लोग। अभी तो कुछ खास यूज नहीं होता है। तो इसमें आया एक ईसाई धर्म का बहुत बड़ा फादर। क्या था? बहुत बड़ा फादर। नाम था उसका पोप ग्रेगोरी। क्या नाम था? पोप ग्रेगोरी। उन्होंने कैलेंडर चालू किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और उसने कहा कि देखिए जिस तरह से विक्रमादित्य ने शकों को हराया और विक्रम संवत चालू किया, राज्याभिषेक कराया, कनिष्क ने अपना कैलेंडर चालू किया। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो कौन सा कैलेंडर चालू हुआ? ग्रेगोरियन।
ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कब चालू हुआ भैया? 0, यानी ईसा मसीह के जन्म पर। ईसा मसीह के जन्म सबसे ज्यादा फॉलो होने लगा कौन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे ज्यादा। आज कौन तारीख है? 12। कौन कैलेंडर का? ग्रेगोरियन कैलेंडर का। कौन महीना है? मार्च। कौन कैलेंडर का? ग्रेगोरियन कैलेंडर का। तो सारे लोगों ने किसको फॉलो कर लिया? ग्रेगोरियन। अगर आप विक्रम संवत को, किसे? विक्रम संवत को चाहते हैं ग्रेगोरियन में बदलना, तो आपको 57 साल क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 57 साल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसमें आ जाएगा वो? किसमें? ग्रेगोरियन कैलेंडर में। किसमें आ जाता है? ग्रेगोरियन। उसमें 57 जोड़ देंगे तो किसके पास आ जाएगा? ग्रेगोरियन। पीछे वहां पे थोड़ा सा जोड़ देंगे तो आ जाता है। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1949 में बन के तैयार हुआ था। 1949 में रेडी हुआ था बन के। तो संविधान में भी है ना, आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इसी को उसने ब्रैकेट में लिखता है विक्रम संवत में, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ले भैया, विक्रम संवत में वो तारीखवा कौन था? 2006। लेकिन एक्चुअली में वो तारीख क्या था? 1949। हमारा संविधान बना ना आज तारीख 26 नवंबर 1949। अब ब्रैकेट में लिखेगा विक्रम संवत में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो 2006 विक्रमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी अगर इसमें देखिए, ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा पीछे, आगे कौन है? पहले कौन आया? बाद में कौन आया? ग्रेगोरियन। उसके बाद सीक्वेंस में यही ना है तीनों। तो अगर आपको हम दे देते हैं कोई सन, ये वाला कोई सन दे देते हैं 1949 यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में, और आप चाहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को किस में बदले? विक्रम में। तो इतना जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि वो पहले आया है तो जोड़िएगा ना जी। तो बताइए 1949 में आप कितना जोड़िएगा? 1949 में कितना साल जोड़ना है? कितना साल? 57 साल। क्या करना है? ऐड करना है। जोड़िए तो 9 7 6 9 1 0 हो गया। 1949 या मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आप किसी भी कैलेंडर को विक्रम संवत में ले जाना चाहते हैं, किसमें? अगर विक्रम से किसमें लाना चाहते हैं? ग्रेगोरी में। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 57। क्या करना पड़ेगा? आप देखिए जोड़ेंगे कि नहीं जोड़े? यहाँ पे देखिए 49, ये कौन सा था? ग्रेगोरियन था। क्या था? ग्रेगोरियन। अगर आप इसकी तुलना किससे करेंगे? विक्रम से। किससे करेंगे? विक्रम से। तो विक्रम पुराना है। विक्रम क्या है? पुराना है। कितना पुराना है? उतना जोड़ दीजिए। क्या करना है? जोड़ दीजिए। लेकिन अगर वही घटाना रहेगा तो इसको निकालना है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ में आएगी नहीं आ गया? जैसे आज की तारीख कितना है? 2021। कितना है भाई? 2021। हम कहते हैं 2021 आज है। तो आप बताइए, इस अगर हम विक्रम संवत की बात करेंगे तब, विक्रम संवत की बात करेंगे तो प्लस 57 साल। कितना हो गया? 2078। विक्रम संवत के हिसाब से कब चल रहा है? 2078। पगला जाएगा। तो पहले संविधान में कौन सा कैलेंडर चल रहा था? विक्रम संवत। बाद में बदल के 1957 में किया गया शक संवत। अरे भैया, आसमान से गिरा खजूर पे आके अटका। लोगों को ना यहाँ विक्रम समझ में आता है ना शक संवत समझ में आता है। कौन सा समझ में आता है? ग्रेगोरियन समझ में आता है। तो आपको अगर विक्रम संवत जोड़ना है तो क्या करेंगे? प्लस कितना? 57। बस। अब ये नीचे है, कम है, तो अगर आप इसे शक में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना? 78 साल। क्या करेंगे? 78। आप अपना डेट ऑफ बर्थ को विक्रम संवत में निकालेंगे और अपने डेट ऑफ बर्थ को शक संवत में निकालेंगे। सबको आपका अपना डेट ऑफ बर्थ पता है? पता है कि नहीं पता? पता है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ विक्रम संवत में निकालना है तो क्या करेंगे? 57 साल जोड़ दीजिएगा। और अपना डेट ऑफ बर्थ शक संवत में निकालना है, 78 साल घटा देंगे। निकल जाएगा आप लोग का। नेपाल में सर विक्रम चलता है। हाँ चलता है। हर देश में अलग अलग चलता है। मुस्लिम लोग हिजरी कैलेंडर चलते हैं। कौन सा कैलेंडर? हिजरी। हिजरा नहीं रे, हिजरी कैलेंडर। मात्रा गलती होगा दिक्कत हो जाएगा। हाँ डेट सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिजरी संवत को कौन चालू करता है? मुस्लिम। लेकिन तीनों में एक खराबी है।
हिंदू लोग किसे फॉलो करते हैं? शक संवत। इवन हिंदू लोग कहीं कहीं के देश, नेपाल के लोग विक्रम को फॉलो करते हैं। तो चाहे वो विक्रम संवत हो, चाहे वो शक संवत हो, चाहे वो मुसलमानों का हिजरी संवत हो, ये सब चंद्रमा पर आधारित होता है। और चंद्रमा पर जो जो कैलेंडर आधारित होता है उस ससुरा हर साल 11 दिन पीछे हो जाता है। क्या जाएगा? 11-12 दिन वो पीछे हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का महीना 27-28 का हो जाता है, 30-29 का, 30-31 का नहीं होगा। तो इसलिए देखिएगा, हिंदू का त्योहार, मुस्लिम का त्योहार, ये हर साल घसकते रहता है, चेंज होते रहता है। ईसाई का कभी त्योहार देखे, क्रिसमस, मेरी क्रिसमस 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे अप्रैल का फ्राइडे में आता है, उनका नहीं। उन लोग में त्योहारों बड़ी कम है, हम लोग बहुत ज्यादा त्योहार। लेकिन हिंदू का कैलेंडर, जैसे हिंदू में त्योहार क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। देखिए, होली घटेगा बढ़ेगा, मुसलमान में भी होगा, लेकिन मुसलमान में घटेगा तो घटते आएगा, उस पूरा राउंड मारेगा घड़ी की तरह इससे। हिंदू में 3 साल तक घटेगा, फिर एक बार क्या लगा दिया जाएगा? मलमास, फिर वो बराबर हो जाएगा। एगो एक्स्ट्रा महीना जोड़ेंगे तो 11-11 दिन जो घट रहा है, एगो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 3 साल बाद, तो फिर क्या कर देगा? बराबर। इसलिए हिंदू धर्म के जितने त्योहार हैं वो डेट भले चेंज करेंगे, महीना वही रहेंगे सब। देखेंगे होली कुछ भी हो जाए तो मार्च में रहता है कि नहीं? तिल संक्रांत जनवरी में, दशहरा अक्टूबर में रह जाता है, छठ वगैरह नवंबर में रह जाता है। तो वो मलमास वगैरह से होता है। आगे का क्लास मंडे को देखा जाएगा। आज के लिए इतना। ये किसका है भाऊ?